अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। सो आज के इस लेक्चर में वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स MGT 503 का टॉपिक नंबर 7 to 12 तक कवर करवाने वाली हूँ। सो अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो लेट्स बिगिन। चैप्टर नंबर 7 का बेसिकली टाइटल है क्लासिकल व्यू ऑफ मैनेजमेंट और साइंटिफिक एंड ब्यूरोक्रेटिक्स। अब बेसिकली यहाँ पे बात की है क्लासिकल व्यू पॉइंट की मैनेजमेंट की। अब इसको फर्दर उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मैनेजमेंट है, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट है और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो फर्स्ट फोकस है वो सेकंड पार्ट पे, मतलब जो हमारी है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट उस पर। सो अब यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट है वो पार्ट है क्लासिकल मैनेजमेंट अप्रोच का। उसके अलावा ये फोकस करते हैं ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन पे, एम्फेसाइज करते हैं स्ट्रक्चर करने में ऑर्गेनाइजेशंस को और अचीव करने में उनके जो गोल्स हैं उसको। उसके अलावा रैशनल थिंकिंग में भी काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंस रखती है। सेकेंडली इस थ्योरी के जो प्रोमिनेंट थ्योरिस्ट थे वो थे बेसिकली हेनरी थे और मैक्स वेबर थे। अब जो हेनरी है बेसिकली वो एक मैनेजिंग डायरेक्टर थे एक फ्रेंच कोल में माइनिंग फर्म में, और उनका जो मेन फोकस था वो ये था कि लाइक वो मैनेजर्स को डिस्क्राइब करते थे कि उनकी प्रैक्टिसेस कैसी है, उनकी ड्यूटीज़ क्या है, उन्होंने किस तरीके से बिजनेस फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। फर्दर ये कि उनका जो बेसिकली आइडिया था वो इसके सेंटर अराउंड है कि वो रैशनैलिटी, मतलब कि ऑर्गेनाइजिंग, मतलब किसी भी वर्क को ऑर्गेनाइज करने में वो रैशनैलिटी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे। इन सेंस के वो मतलब रीजंस बहुत, मतलब उसमें इम्पोर्टेंस होता है कि रीजन बेस्ड थ्योरीज होनी चाहिए। सेकेंडली बात की गई है यहाँ पे मैक्स वेबर की। सो मैक्स वेबर जो है वो एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे। वो अपने मतलब उनका जो काम था बेसिकली वो था अथॉरिटी स्ट्रक्चर्स पर काम करते थे, उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ पर काम करते थे। फर्दर एक उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल ब्यूरोक्रेसी का, जो कैरेक्टराइज किया था उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर के साथ और क्लियरली डिफाइन हायरार्की थी। उसके अलावा जो था उन्होंने डिटेल्स दी थी रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, पर्सनल रिलेशनशिप्स के बारे में। वेबर ने आर्ग्यू किया था कि जो ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस और रिवॉर्ड्स हैं उनको आपकी परफॉर्मेंस और आपके पर्सनल फैक्टर्स पर बेस होना चाहिए। फर्दर जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वेबर आइडियल ब्यूरोक्रेसी के रिगार्डिंग, लाइक यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं। बेसिकली इसमें जो था फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा कि स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर होनी चाहिए, मतलब कि जो वर्किंग टास्क है वो डिवाइड होने चाहिए इंडिविजुअल्स के दरमियान में। सेकेंडली उन्होंने बात की फॉर्मलाइजेशन ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स की। इसमें उन्होंने बात की कि क्लियर गाइडेंस और रेगुलेशंस होनी चाहिए। थर्ड पे वो बात कर रहे हैं रूल्स और सेक्शंस के, जो कि अप्लाई किए जाए विदाउट एनी बायसेस। फिर हायरार्की के बाद के मतलब एक क्लियर चेन ऑफ कमांड होनी चाहिए। मेरिट बेस्ड कैरियर एडवांसमेंट के बाद के मतलब एडवांसमेंट जो डिटर्मिन होना चाहिए, उसका मेरिट टाइम होना चाहिए। उसके अलावा व्यू पॉइंट्स की बात की और एम्फेसाइज किया उन्होंने काफ़ी चीज़ों पर। सेकेंडली यहाँ पे बात की है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्लासिकल व्यू पॉइंट्स के बारे में। सो यहाँ पे भी 3 बेसिक पॉइंट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक उन्होंने एम्फेसाइज किया था किसी भी किस्म के लिए नीड फॉर साइंटिफिक अप्रोच मैनेजमेंट के लिए। सेकेंडली उन्होंने बात की कि आइडेंटिफाई किया जाए पोटेंशियल को इम्प्रूव करने के लिए वर्किंग मेथड्स को। और थर्डली उन्होंने कहा कि हाईलाइट किया जाए इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को किसी भी किस्म के एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट में। ओवरऑल जो चैप्टर में डिस्कस किया गया ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया गया। उसके अलावा जो मैक्स वेबर है वो उसके बेसिकली एक रीनोड जो है वो उसके सोशियोलॉजिस्ट या कहने के एक्टिविस्ट है। अब चैप्टर नंबर 8 की बात कर लें, सो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। ये भी क्लासिकल मैनेजमेंट अप्रोच का ये पार्ट है जो कि एम्फेसिस करता है प्रिंसिपल फंक्शंस पे, जो कि यूज़ होती है इम्प्रूव करने के लिए ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंसेस को। अब इसमें जो की फिगर है वो हेनरी है। सो हेनरी का मैं आपको बता चुकी हूँ कि फ्रेंड इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्होंने डेवलप की थी थ्योरीज मैनेजमेंट के बारे में। उसके अलावा उन्होंने इंडिविजुअल्स को थॉट किया था किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म किया जाता है। और उसके अलावा जो था उनका जो था मेजर मार्शल फंक्शंस में उनका काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस था, और जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग या कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग वगैरह के फंक्शंस आ जाते हैं। फर्दर ये कि जो फाइल्स के वर्क्स हैं वो बेसिकली उन्होंने ट्रांसलेट किए थे इंग्लिश में काफ़ी डिकेड्स के बाद, मतलब काफ़ी सदियों के बाद उन्होंने वर्क डिकेड किया था, मतलब उसकी डेथ के बाद। अब इनके कुछ प्रिंसिपल्स थे, आई गेस 14 प्रिंसिपल्स हैं इनके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन ऑफ वर्क्स, इसमें स्पेशलाइजेशन जो थी इनकी उसमें वो कहते थे कि
एफिशिएंसी को इंक्रीज करना चाहिए एम्प्लॉयज़ में, मतलब उन्हें प्रोफिशिएंट बनाना चाहिए। सेकेंडली बात की उन्होंने अथॉरिटी की। अथॉरिटी इन सेंस कि उन्होंने कहा था कि जो मैनेजर्स हैं उनके पास राइट होना चाहिए ताकि वो ऑर्डर्स दे सकें अथॉरिटीज़ के साथ। थर्डली डिसिप्लिन की बात की, मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें ओबे करना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को। यूनिटी ऑफ कमांड थी, मतलब कि आपको मतलब जो एक कमांड दे दी गई है उसके अकॉर्डिंग सबको काम करना था। उसके बाद सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट द जनरल इंटरेस्ट के बारे में बात की गई है। सो इन सेंस के यहाँ पे जो बात कर रहे हैं इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट लाइक वो ओवरराइड नहीं करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में ओवरऑल इंटरेस्ट देखना चाहिए। उसके बाद जो था वर्कर जो थे उन्हें एक फेयर पे मिलनी चाहिए थी। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 देख लें सेंट्रलाइजेशन। सो वहाँ पे रेफर किया गया कि डिग्री सबऑर्डिनेट इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए थी डिसीजन मेकिंग में। फर्दर ये कि जो है रियार्की थी अथॉरिटी में वो टॉप मैनेजमेंट टू द लोएस्ट रैंक आनी चाहिए। और ऑर्डर के बारे में बात की कि मतलब एक मैनर होना चाहिए, और मटेरियल के बारे में मतलब एक राइट टाइम राइट प्लेस। इक्विटी होनी चाहिए, मतलब काइंड और फेयर किस्म का बिहेवियर होना चाहिए। उसके अलावा जो है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल्स के बारे में बात की, मतलब जो मैनेजमेंट है उनको ऑर्डरली पर्सनल प्लानिंग करनी चाहिए और इंश्योर करना चाहिए रिप्लेसमेंट ऑफ वैकेंसीज के बारे में इनिशिएटिव होना चाहिए उनका। उसके अलावा जो था एस्पिरिट डी क्रॉस, मतलब उन्हें प्रमोट करना चाहिए था टीम स्पिरिट को जो कि बिल्ड करती थी हार्मनी और यूनिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 की बात कर लें। सो यहाँ पे बिहेवियरल व्यू पॉइंट के बारे में बात की गई है। बेसिकली बिहेवियरल थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर का टाइटल है, और यहाँ पे बात कर रहे हैं वो बिहेवियरल व्यू पॉइंट इन मैनेजमेंट के बारे में। अब इसमें वो एम्फेसाइज कर रहे हैं कि इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंसेस पे। सेकेंडली बात की उन्होंने उसकी परफॉर्मेंसेज और प्रोडक्टिविटी के बारे में, उसमें वो हाईलाइट कर रहे हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया अर्ली एडवोकेट्स ऑफ बिहेवियरल थ्योरी या व्यू पॉइंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो मेन डिस्कस किए जाने वाले जो ऑथर हैं या जो कह ले जो एडवोकेट है वो रॉबर्ट ओवन है। सो रॉबर्ट ओवन बेसिकली एक स्कॉटिश बिजनेसमैन थे जिन्होंने पर्पस किया था एक यूटोपियन वर्क प्लेस को। उनका एम बेसिकली ये था कि वो क्रिएट कर सके एक बेटर वर्किंग कंडीशन को एम्प्लॉयज़ के लिए और उनका जो वेलबींग है उसको इम्प्रूव करें। सेकेंडली बात करें तो यहाँ पे ह्यूगो मंसबर्ग के बारे में। सो इसे भी कंसीडर किया जाता है फादर ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के तौर पर इन्हें कंसीडर किया जाता है। और सेकेंडली जो है इनका जो मेन एम था वो ये था कि एम्फोसिस करते थे साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स को, लाइक जो वर्किंग प्लेस पे जो वर्कर का जो एम्प्लॉयज़ का जो साइंटिफिक उनका बिहेवियर था उसको मतलब ये एम्फोसिस करते थे। सेकेंडली वो मैक्सिमाइज कहते थे कि उन्हें मैक्सिमाइज करना चाहिए प्रोडक्टिविटी को और एडजस्टमेंट को। थर्डली बात की गई यहाँ पे मैरी पार्कर फ्लॉट के बारे में। सो ये भी एक सोशल फिलोसोफर है जिन्होंने एम्फोसाइज किया था इम्पोर्टेंस पे हार्मोनाइज करने में और कोऑर्डिनेट करने में ग्रुप एफर्ट्स को। और उसके अलावा इन्होंने कहा था कि बेसिकली उन्होंने एडवोकेट किया था पावर को रेदर देन पावर ओवर, मतलब कि उन्होंने कहा था कि पावर विद का कॉन्सेप्ट होना चाहिए ना कि पावर ओवर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। उसके बाद ये चेस्टर ब्रैनन है। सो बेसिकली भी प्रेसिडेंट थे न्यू जर्सी बेल टेलीफोन कंपनी के। इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था बेसिकली सोशल सिस्टम को जिसमें वो कह रहे थे कि जो ह्यूमन कॉर्पोरेशन की रिक्वायरमेंट इम्पोर्टेंट थी। उसके अलावा उनका जो बेसिकली बिलीव था वो ये था कि जो मैनेजर्स उन्हें फोकस करना चाहिए अपनी कम्युनिकेशंस पर, स्टिमुलेट करने में सबऑर्डिनेट चीज़ों को हाई लेवल एफर्ट्स पर। उसके बाद बात की गई है यहाँ पे हॉथरॉन स्टडीज़ के बारे में। सो हॉथरॉन स्टडीज़ में भी एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी वर्क्स में। और फर्दर ये कि 1924 टू 1930 तक इनका जो था ये सारा सिलसिला जारी रहा। उनकी जो स्टडी थी इनिशियली वो एग्जामाइन कर रहे थे कि किस तरीके से जो है लाइटिंग कंडीशंस जो है वर्कर्स को इम्पैक्ट कर रही है, उनकी प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट कर रही है, उसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। और उसके अलावा जो था ये हॉथरॉन इफेक्ट्स में एक टर्म थी जो इमर्ज हुई थी स्टडीज़ के दौरान, लाइक उसमें सजेस्ट किया था उन्होंने कि इंडिविजुअल्स किस तरीके से इम्प्रूव करते हैं अपनी परफॉर्मेंसेस को ड्यू टू देयर एडेड अटेंशन और जो उन्होंने रिसीव की थी ड्यूरिंग देयर स्टडीज़। ओवरऑल ये सब इसके कुछ प्रोपोनेंट्स से जो इसके बारे में डिस्कशंस करते हैं। लास्टली यहाँ पे बात की गई है ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट के बारे में। तो बेसिकली इस मूवमेंट का बेसिकली जो था वो एम ये था
कि वो एक वाइब करे मैनेजर्स को सोशल स्किल्स के साथ, जिसमें वो इम्प्रूव कर सके अपने रिलेशनशिप्स को और अपनी प्रोडक्टिविटी को विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे भी कुछ जो है वो प्रोपोनेंट्स की बात की गई, जैसे कि अब्राहम मास्लो है जिन्होंने हायरार्की ऑफ नीड्स दी थी, उसके अलावा एमसी ग्रोगर जिन्होंने थ्योरी एक्स एंड वाई दी थी, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था बेसिकली डायकोटमी में। अब अब्राहम मास्लो जो है बेसिकली उन्होंने डेवलप की थी थ्योरी, मोटिवेशन बेस्ड थ्योरी थी हायरार्की नीड्स की, जिसमें वो कहते हैं कि जो साइकोलॉजिकल नीड्स है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ही है एक्चुअली। और उसके अलावा उन्होंने इस थ्योरी में एम्फोसिस कहता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो अनसेटिस्फाइड नीड की वजह से उनका जो बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस होता है, मतलब कि उनका बिहेवियर चेंज हो सकता है उनके मतलब अनफुलफिल्ड नीड्स की वजह से। सेकेंडली यहाँ पे बात की गई थी डॉगल्स एमसी ग्रोवर की, जिन्होंने थ्योरी एक्स एंड वाई प्रोड्यूस की थी, या उन्होंने जो थी वो थ्योरी पर्पस की थी। इसमें 2 सेट्स ऑफ अजम्पशन मैनेजर्स के बारे में बताया गया, मतलब कि इसमें किस तरीके से जो वर्कर्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, उनको जो अजम्पशन है वो कैसे अफेक्ट कर रही है बिहेवियर्स पर। थ्योरी एक्स से अज्यूम जो कर रही थी वर्कर्स को कि वो लेजी हैं या नीड कर रहे थे वो कोरियंस की। उसके अलावा जो थ्योरी वाई थी वो अज्यूम करते कि वर्क प्लेस को कि वो कैपेबल है और सेल्फ मोटिवेटेड है या नहीं। फर्दर यहाँ पे बात की गई है द बिहेवियरल साइंस अप्रोच के बारे में। सो ये जो अप्रोच थी जिन्होंने एम्फेसिस कहता है कि जो साइंटिफिक रिसर्च है वो किस तरीके से मतलब बेस कर रही है, उनकी डेवलपिंग थ्योरीज क्या ह्यूमन बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशंस में। उसके अलावा उन्होंने फोकस किया था कि वो किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट किस्म के प्रिंसिपल्स को, ताकि वो फाइंड कर सके प्रैक्टिकल गाइडलाइंस को मैनेजर्स के लिए। फर्दर ये कि जो अप्रोच थी ड्रॉ करी थी मल्टीपल डिसिप्लिन्स को, जिसमें मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और इकोनॉमिक्स जो थी वो इंक्लूड थी। और उसके अलावा लास्ट में पे बात कर रहे हैं वो लोग कंट्रीब्यूशन ऑफ द बिहेवियरल व्यू पॉइंट्स के बारे में। सो यहाँ पे इसके 4 व्यू पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि वो स्पॉटलाइट है इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्टर्स लाइक कम्युनिकेशन कैसे हो रही थी, ग्रुप डायनामिक्स, मोटिवेशन, लीडरशिप वगैरह सब चीज़ें इसमें आती हैं। सेकेंडली उन्होंने बात की कि वो प्रोवाइड करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बिहेवियरल स्टडीज़ के बारे में, जो कि इम्प्रूव करती है मैनेजमेंट ऑफ प्रैक्टिसेस को। और थर्डली यहाँ पे बात की गई इंटीग्रेट करना, मतलब फाइंड करना डिफरेंट किस्म के डिसिप्लिन को, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके ह्यूमन बिहेवियर्स को। और फोर्थली जो था एम्फोसाइज बेसिकली वो करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स को, एक्टिव ह्यूमंस को जो कि रिसोर्स दे रहे थे एज एन रेदर देन पैसिव टूल्स। चैप्टर नंबर 10 की बात कर ले। सो चैप्टर नंबर 10 में यहाँ डिस्कस किया गया है क्वांटिटेटिव, कंटेम्परेरी एंड इमर्जिंग व्यू ऑफ मैनेजमेंट्स। सो अब यहाँ पे जो है इसकी क्वांटिटेटिव अप्रोच के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देख लेते हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच टू मैनेजमेंट को। अब जो क्वांटिटेटिव अप्रोच है उसमें इन्वॉल्व है डिफरेंट किस्म के क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है जो कि इम्प्रूव करें डिसीजन मेकिंग को। उसके अलावा ये ऑपरेशन रिसर्च या मैनेजमेंट साइंस के तौर पे भी इसको हम कह सकते हैं। और फर्दर ये कि जो अप्रोच है यूटिलाइज करती है स्टैटिक्स को। उसके अलावा ऑप्टिमाइजेशन मॉडल्स है, इसमें इंफॉर्मेशन मॉडल्स हैं, कंप्यूटर स्टिमुलेशन है जो कि बेसिकली इन्फॉर्म्ड डिसीजंस मेक कर रहे हैं। उसके अलावा ये पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है कुछ एरियाज में, जैसे कि बजटिंग करना, शेड्यूलिंग करना, क्वालिटी कंट्रोल या डिसीजन एनालिसिस वगैरह इसमें आता है। सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात कर लें तो ये भी एक्सेसिबल है टू द मैनेजर्स, और उसके अलावा जो है ये कंफर्टेबल टूल है। ब्रांचेस इन द क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट व्यू पॉइंट्स की बात कर ले तो यहाँ पे 3 मेन ब्रांचेस हैं विद इन द क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट व्यू पॉइंट्स। अब 3 मेन ब्रांचेस कौन सी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल है मैनेजमेंट साइंस, जो कि मैनेजमेंट साइंस लाइक उसको आप कह सकते हैं एज एन ऑपरेशन रिसर्च, या फिर जो मैथमेटिकल मॉडल, जो स्टैटिकल मॉडल्स या मेथड्स यूज होते हैं वो इसमें यूज होता है ताकि वो इम्प्रूव कर सके डिसीजन इफेक्टिवनेस को। सेकेंडली यहाँ बात की गई है ऑपरेशन मैनेजमेंट्स के बारे में। तो ये जो फील्ड है ये फोकस करती है प्रोडक्शन पे और डिलीवरी पे किसी ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट और सर्विसेज की। थर्डली मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसमें MIS है, बेसिकली ये फोकस करता है डिज़ाइन करने पर, इम्प्लीमेंट करने पर कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन को। और इसके अलावा जो है इसमें मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है। कंटेम्प्रेरी व्यू पॉइंट्स की बात कर लें तो कंटेम्प्रेरी व्यू पॉइंट्स में जो है ये इमर्ज हुआ था 1950 में। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ बात की गई है सिस्टम थ्योरी के बारे में। सो ये जो अप्रोच है ये व्यू करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट्स ऑफ सब सिस्टम जो कि वर्क करते हैं इकट्ठे ताकि वो अचीव कर सके अपने गोल्स को। और फर्दर ये एम्फेसाइज करती है इंटरकनेक्टेडनेस पे।
सेकेंडली यहाँ बात की गई है कॉन्टीजेंसी थ्योरी के बारे में। तो जो थ्योरी सजेस्ट करती है अप्रोप्रिएट मार्जिनल एक्शंस को, जो कि डिपेंड करते हैं स्पेसिफिक पैरामीटर्स पे ईच सिचुएशन में। उसके अलावा ये पोज करते हैं कि एक जो चीज़ है वो आपके साइज में, मतलब साइज में फिट आ रही है या नहीं, अप्रोच में रिकोगनाइज कर रही है, वैसे डिसीजंस को डिपेंड करता है उसकी कॉन्टेक्स्ट के ऊपर ये सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ बात की गई है इमर्जिंग व्यूज़ के बारे में। तो इमर्जिंग व्यूज़ में बेसिकली ये कुछ व्यूज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डिस्कस किया गया ग्लोबलाइजेशन के बारे में। सो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ऑपरेट कर रही हैं अक्रॉस लाइक जियोग्राफिकल बॉर्डर्स के अक्रॉस, वो ऑपरेट कर रही हैं, डिफरेंट चीज़ें प्रेजेंट कर रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस को मैनेजर्स के लिए। सेकेंडली बात की गई है यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप की। सो एंटरप्रेन्योरशिप में इन्वॉल्व होता है पर्सिंग करना अपॉर्चुनिटीज़ को, इनोवेशंस, ग्रोथ, और ये कॉन्टिन्यूली एक वाइटल एस्पेक्ट है सोसाइटी का। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है उसमें दिया गया मैनेजिंग इन एन ई बिजनेस वर्ल्ड। सो ई बिजनेस और ई कॉमर्स जो है वो रीशेपिंग करते हैं कि लाइक इस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कंडक्ट कर रही हैं अपने ऑपरेशंस को बाय यूजिंग देयर इलेक्ट्रॉनिक लिंकेजेस एंड ट्रांजैक्शंस एक्सेट्रा। फोर्थली बात की गई है नीड फॉर इनोवेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटीज। सो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस फ्लो है न्यू आइडियाज़ का, फ्लेक्सिबिलिटीज का, जो कि एसेंशियल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वो रिमेनली कॉम्पिटेटिव रहे और रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट को वो अडेप्ट करें। उसके बाद यहाँ बात कर रहे हैं पॉइंट ई में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। सो TQM जो है बेसिकली वो फोकस करता है कस्टमर्स नीड्स पे और उसके अलावा कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट पे क्रिएट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन का कमिटेड टू एक्सेलेंस। और पॉइंट नंबर F पे वो कह रहे हैं कि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉलेज मैनेजमेंट्स के बारे में डिस्कशंस कर रहे हैं यहाँ पे, इन सेंस के वो यहाँ बात कर रहे हैं कि जो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके से अडेप्ट कर रही है और चेंज हो रही है कॉन्टिन्यूसली। उसके अलावा जो नॉलेज मैनेजमेंट है वो कैसे इन्वॉल्व कर रही है सिस्टमेटिकली और गैदर कर रही है डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन और नॉलेज, ताकि वो अपनी बेटर परफॉर्मेंस दे सके। और यहाँ पे लास्टली बात की गई है थ्योरी जी के बारे में। तो सो थ्योरी जी बेसिकली दी थी विलियम ऑस्टिन। थ्योरी जी कंबाइन करते हैं अमेरिकन और जापानीज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को, और ये एम्फेसाइज करता है मार्जिनल इफेक्टिवनेस पर, कंपेटेबिलिटी पे विद इन द सोसाइटल और कल्चरल नॉर्म्स। चैप्टर नंबर 11 देख लें। सो यहाँ पे बात की गई सिस्टम व्यू ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब बेसिकली ये जो सिस्टम है, अगर आप एक सिस्टम की बात करें तो सिस्टम को डिफाइन किया जाता है एज एन इंटर रिलेटेड सेट एंड इंटरडिपेंडेंट सेट ऑफ पार्ट्स, जो कि अरेंज करता है एक मैनर को और एक यूनिफाइड होल को। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात कर दी कि सेकेंडली ये कि जो उसका की कॉन्सेप्ट है एक सिस्टम का, उस तरीके से लाइक वो ड्राइव होता है एक फिजिकल साइंस और अप्लाइड साइंस के तौर पे। और उसके अलावा ये एक पूरा सेट है जो कि इंटरट्विन्ड है, बेसिकली वो कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, जिसमें वो डिफरेंट किस्म के जो लोग हैं वो मिलकर एक सिस्टम चला रहे हैं। इन सेंस के अगर आप एक घर को ले लें, सो जो मदर है वो बाकी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख रही है, फादर है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज देख रहे हैं। इस तरीके से वो एक पूरा सिस्टम चला रहे हैं, डिफरेंट पार्ट्स मिलकर इंटरकनेक्टेड। अब यहाँ पे कुछ सिस्टम्स की बात की गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ बात कर रहे हैं वो क्लोज सिस्टम के बारे में। तो क्लोज सिस्टम इन सेंस कि वो इन्फ्लुएंस नहीं होता बाय देयर इन्वायरमेंट और वो इंटरेक्ट नहीं करता इन्वायरमेंट के साथ, वो सेल्फ कंटेन होता है और वो इंगेज नहीं करता डिफरेंट किस्म के एक्सटर्नल फैक्टर्स में। ओपन सिस्टम की बात कर लें सेकेंडली, सो ओपन सिस्टम डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है एनवायरनमेंट के साथ, उसके कॉन्टेक्स्ट में ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। उसके अलावा वो रेफर करता है सिस्टम के साथ जहाँ पे टिपिकली ओपन सिस्टम है, और फर्दर एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉन्टिन्यूली इंटरेक्ट करते हैं विद देयर एनवायरनमेंट, अडेप्ट करते हैं और रिस्पॉन्डिंग करते हैं डिफरेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ। फर्दर ये कि सिस्टम थ्योरी अप्रोच के बारे में बात करें तो अभी जो थ्योरी है ये बेसिकली ऑर्गेनाइज करती है सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट्स को और सब सिस्टम को, जो कि वर्क करता है टुगेदर इन द परस्यूट ऑफ कॉमन गोल्स। इनपुट्स की बात कर लें, सो इनपुट्स इन सेंस के यहाँ पे वेरियस रिसोर्सेज जो कि रिक्वायर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी किस्म के प्रोड्यूस करने के लिए गुड एंड सर्विसेज को, जो कि इनकम्पस कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज को, मटेरियल, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इक्विपमेंट एंड इंफॉर्मेशन वगैरह इसमें आ जाती हैं। सेकेंडली यहाँ बात की गई है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस के बारे में। तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस लाइक ये रिप्रेजेंट करते हैं मार्जिनल और जो टेक्नोलॉजिकल एबिलिटीज़ हैं जो कि अप्लाई कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो कन्वर्ट कर सके डिफरेंट किस्म के इनपुट्स को आउटपुट्स में।
इसमें इंक्लूड होता है प्रोसीजर, टेक्निक जो कि एम्प्लॉयड करते हैं डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। आउटपुट्स की बात कर लें तो आउटपुट जो है बेसिकली इसमें सर्विसेज आ सकती हैं और जिसके अलावा जब ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस कर रही है और रिप्रेजेंट कर रही है एंड रिजल्ट का देन ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस। फीडबैक देख लें तो फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है लाइक इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिजल्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस जो कि आपके इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली ये कि ये हेल्प कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में ताकि आप मेकअप कर सकें नेसेसरी एडजस्टमेंट्स को जो कि बेस करते हैं इन्फॉर्मेशन पर। ओपन सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की गई है यहाँ पे फर्दर। सो ओपन सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स इन सेंस कि जो आपकी लाइक नेगेटिव एंट्रोपी है या फिर जो आपकी सिनर्जी है जो सिस्टम व्यू पॉइंट्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी यहाँ पर नेगेटिव एंट्रोपी। सो ओपन सिस्टम के पास एबिलिटी होती है कि वो ब्रिंग करता है न्यू एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इनपुट और फर्दर वो फीडबैक देता है फ्रॉम द एनवायरनमेंट और ये अलाउ करता है ऑर्गेनाइजेशन को ताकि वो डिले कर सके या अरेस्ट कर सके एंट्रोपी को जो कि नेचुरल प्रोसेस में डिके या डिक्लाइन की वजह बन रहा है। साइनर्जीज देख लें सो इसमें वो बात करें कि रेफर कर रहा है एक ऐसी एबिलिटी को जो कि इंटायर सिस्टम को प्रोड्यूस करती है, उसके आउटकम्स को ग्रेटर सम देती है इंडिविजुअल पार्ट्स से ज़्यादा। फर्दर ये कि ये सजेस्ट करते हैं किस तरीके से कंबाइन एफर्ट्स कर रहा है सब सिस्टम और किस तरीके से ये अचीव कर रहा है मोर देन द ईच जो कि वर्क कर रहा है आइसोलेशन में। और ये पूरा जो सिस्टम है ये व्यू पॉइंट है लाइक ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजर जो कि लाइकली भी सक्सेसफुल है अपने किसी काम में, वो इंटरेक्ट करें एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करें डिफरेंट एक्सटर्नल चेंजेस, ये सब चीज़ें जो है वो इसमें बेसिकली आते हैं। चैप्टर नंबर 12 देख लें। सो चैप्टर नंबर 12 में बेसिकली यहाँ बात की गई है। अच्छा ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि उसी में से मतलब ये आपके पिछले कॉन्टेक्स्ट में से हैं। सो अगर आपने इसको रीड आउट करना तो सो यू कैन। अब चैप्टर नंबर 12 की बात कर ले तो यहाँ पे बात की गई है एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर्स के बारे में। ओवरऑल यहाँ पे इन्वायरमेंट की बात की है, टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट की बात की है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इन्वायरमेंट है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट प्ले करता है क्रूशियल रोल शेप करने में आपके मैनेजर्स के एक्शंस को, बिहेवियर्स को, और ये अंडरलाइन करता है एक्सटर्नल फोर्सेस और इंस्टीट्यूशंस को जो कि एक पोटेंशियल रखता है इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंसेस में। अब यहाँ पर दी गई है इसके दो बेसिक टाइप्स, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट। अब बेसिकली जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है इसमें इंक्लूड होते हैं आपके मेजर फोर्सेस जो कि आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो कि सिग्निफिकेंटली एक रोल प्ले करते हैं इन्फ्लुएंस करने में आपकी प्रोडक्ट सर्विसेज को और आपके जो प्रोडक्ट गुड्स वगैरह उनको। सेकेंडली इंटरनल इन्वायरमेंट जो कि रेफर कर रहा है आपके स्पेसिफिक एलिमेंट्स है जिसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशन को इंटरेक्ट करवाते हैं वाइल कंडक्टिंग योर बिजनेस। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की सेकेंडली बात कर लें तो यहाँ पे इसके कुछ पॉइंट है जैसे कि द मेगा इन्वायरमेंट के बारे में बात की गई है यहाँ पे और द टास्क इन्वायरमेंट के बारे में बात की गई है। सो जो द मेगा इन्वायरमेंट है बेसिकली वो एक जनरल इन्वायरमेंट है जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है एक बॉर्डर कंडीशन को, सोसाइटल ट्रेंड्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो कि ऑपरेट कर रहा है और मेजर एलिमेंट्स इसमें आते हैं लाइक टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक एलिमेंट्स, उसके अलावा जो है लीगल पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं, सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स आ सकते हैं, इंटरनेशनल फैक्टर्स आ सकते हैं इसमें। फर्दर ये कि यहाँ पे सेकेंडली बात की गई द टास्क इन्वायरमेंट के बारे में। तो द टास्क इन्वायरमेंट इन सेंस कि जो टास्क इन्वायरमेंट है कंप्राइज करे स्पेसिफिक एक्सटर्नल एलिमेंट्स को, जैसे कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना या जो इंटरेक्ट करना है वाइल कंडक्टिंग योर बिजनेसेस। तो इसमें कुछ की एलिमेंट्स जैसे कि कस्टमर और क्लाइंट का मतलब जो परचेजेस बना रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट और सर्विसेज की, कॉम्पिटिटर्स आ सकते हैं, सप्लायर्स और लेबर सप्लाई है, गवर्नमेंट एजेंसी जो कि मॉनिटर कर रहे हैं आपकी कॉम्प्लायंसेस को विद द लॉज एंड रेगुलेशंस। और उसके बाद यहाँ बात की गई है ऑर्गेनाइजेशन एंड द रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर्स। सो इन सेंस जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में एज अफेक्ट कर रहे हैं लाइक वास्ट इंटरेस्ट उनका ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन में और एक्शंस में। फर्दर ये कि वो मैनेज करें स्टेक होल्डर रिलेशनशिप्स को, मतलब वो क्रूशियल है इम्प्रूव करने के लिए प्रिडिक्टेबिलिटीज़ को, इनोवेशंस को, ट्रस्ट को, ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबिलिटीज़ को। और उसके अलावा ये एक राइट दे रहे हैं मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडेंसी का एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स द सोर्स ऑफ इनपुट एंड आउटलेट्स फॉर द आउटपुट।
फर्दर यहाँ पे बात करें ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स के बारे में। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इन सेंस कि ये एक सिस्टम है जो कि शेयर मीनिंग एंड बिलीव्स का है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे वो इन्फ्लुएंस कर रहा है बेसिकली वो एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर पे। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है उसके 7 डायमेंशंस है। इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग है, अटेंशन टू डिटेल है, आउटकम ओरिएंटेशन है, पीपल ओरिएंटेशन है, टीम ओरिएंटेशन है, एग्रेसिव और स्टेबिलिटी है। अब जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लर्न कर रहे हैं यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन कल्चर्स को थ्रू देयर ऑर्गेनाइजेशन स्टोरीज और रिचुअल्स। ऑर्गेनाइजेशन स्टोरीज इन सेंस के मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टोरीज बनी थी, मतलब कि उनका काम क्यों शुरू हुआ, लेकिन उन्होंने कब स्टार्ट किया, उनका पर्पस क्या था इस काम को शुरू करने के बारे में, सब चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। सो इनके नोट्स भी मैंने साथ में प्रोवाइड कर दूंगी मिड्स के चैप्टर नंबर 1 to 18 तक। सो आने वाली वीडियोस के लिए अपडेटेड रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू।